हेलो दोस्तों, स्वागत है महादेव कोचिंग सेंटर बाड़मेर में। आज हम फिर वापस से बायोलॉजी की आगे से क्लासेस जो कोशिका की बची हुई है वो पढ़ेंगे। कल हमने कोशिका विज्ञान के बारे में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ा है, तो आपको थोड़ा याद रहेगा कि हमने कल कल क्या पढ़ा था। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, पूरा एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ कि हमने क्या क्या कल पढ़ा था। इसमें लास्ट सेकंड, हाँ, पहले हमने कोशिका की परिभाषाएं पढ़ी थी। उसको किसने, यानी कि उसके जनक वगैरह कौन था, कब खोजी गई, पहली कोशिका कौन सी थी और सबसे बड़ी कौन सी थी, लंबी कौन सी कोशिका थी, उन सभी को पढ़ा था। और उसके बाद हमने कोशिका का जो औसत संगठन होता है वो पढ़ा था, अवयव वगैरह। उसके बाद हमने जो कोशिका 2 प्रकार की होती है उसको पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। और इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर जो थे उनको पढ़ा था। इसके बाद हमने कोशिका के मुख्य 2 भाग हैं उनको पढ़ा था, वो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को, और तारककाय, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, इनको पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, लवक। हरित लवक में 2 प्रकार के, हरित लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण वो भी पढ़ा था। इसके बाद हमने रसदानी को पढ़ा, केंद्रक को पढ़ा, और हमने डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में विस्तार से थोड़ा जानकारी ली। इसके बाद डीएनए का जो कार्य होते हैं उनको पढ़ा, और आरएनए 3 प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा। कौन कौन से, एक आरएनए, एक टीआरएनए और एक एमआरएनए। इसके बाद में हमने डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर को पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर को। जो पादप एवं जंतु कोशिका है उनमें जो मुख्य अंतर है उन दोनों को पढ़ेंगे। फर्स्ट है पादप कोशिका, सेकंड है जंतु कोशिका। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है, वो है पादप कोशिका। मैंने कोशिका भित्ति के बारे में कल आपको विस्तार से पढ़ा दिया था कि कोशिका भित्ति क्या होती है, और अब पादप कोशिका के अंदर भी ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद में जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। जो लवक एक पदार्थ लवक होता है वो पादप कोशिका में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। तारककाय अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है। ये चीज़ें हर बार क्वेश्चन के रूप में हमें देखने को मिलती है। जब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा इसके बाद में, ये पूरी क्लास कंप्लीट होने के, जो कोशिका है की क्लास है वो कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, तब आप इन्हीं चीज़ों में से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें जो रिक्तिका है पादप कोशिका में वो बड़ी होती है, लेकिन इस जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है। किसका आकार आयताकार होता है, वो है पादप कोशिका का। जो पादप कोशिका हमारे है उसका आकार आयताकार होता है, लेकिन जंतु कोशिका होती है वृत्ताकार। आकार के रूप में भी हमें अंतर पूछ ले, या फिर पूछ ले इसके अंदर क्या डिफरेंट है वो भी पूछ सकता है। कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता अंग, इनको पढ़ते हैं। कोशिकीय अंग और खोजकर्ता, कौन सी कोशिका को किसने खोजा, अब वो पढ़ेंगे। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या, जो केंद्रक है उसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने, और केंद्रिका है उसकी खोज की है फोंटाना ने। और क्लोरोप्लास्ट है उसकी खोज की है सिंचमपर। और क्रोमोसोम है उसकी खोज की होफसिंचर ने। तारककाय बोवेरी की खोज की अंतर्द्रव्य जालिका पोर्टर ने। गोल्जी की खोज की जॉर्ज गोल्जी ने। और लाइसोसोम की खोज की सीडी डूबे ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की अल्टमैन ने। आप मेरे साथ साथ में वो यानी कि याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में हो तो दिमाग यानी कि माइंड में
रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और घर पे हो तो आप जोर से भी बोल सकते, कोई घर वाला कोई आपको कहेगा कुछ नहीं। राइबोसोम की खोज की पेलेट ने। स्फीरिसोम की खोज की पर्नर ने। जीव द्रव्य की खोज की डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य की खोज की डुजार्डिन ने। इसके बाद है क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन है इसकी खोज की फ्लेमिंग ने। केंद्रक की खोज की केंद्रक कला, जो केंद्र की कला है उसको खोज की हार्डविक ने। इसके बाद है हम कोशिका विभाजन को पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चोव ने दिया। जो कोशिका का विभाजन है, सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चोव ने देखा। किसने? विर्चोव ने। कब? 1855 में। किस कोशिका विभाजन को? कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कौन कौन से? याद करो। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अब असूत्री को पढ़ते हैं। क्या है इसके अंदर? असूत्री यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में पाया जाता है। जो असूत्री विभाजन है वो किसके अंदर पाया जाता है? उसके अंदर है यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। इसके बाद है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, जो कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जो जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग हैं उन्होंने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जैव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं, जो है अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था। कौन कौन सी? जो समसूत्री है उसको 5 चरणों में बांटा गया है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्र विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। जो समसूत्र होता है उसकी विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। किसकी? समसूत्री विभाजन की जो पश्चावस्था है ना, वो केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फॉर्मर तथा मूरे 1905 की बात है। फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मेयोसिस नाम दिया। क्या दिया? मेयोसिस। ये जो हम यानी कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर वैज्ञानिक नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक नाम हमें याद होने ज़रूरी है। इंग्लिश में कोई सोचेगा कि इंग्लिश में हम क्यों याद करें, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आप ये सवाल आते हैं डायरेक्ट। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम विजमैन ने की। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। एक अर्धसूत्री फर्स्ट, सेकंड है अर्धसूत्री सेकंड। वो अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जो अर्धसूत्री फर्स्ट है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। किससे? अर्धसूत्री फर्स्ट को। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है। जो अर्धसूत्री प्रथम अभी पढ़ा है उसमें 4 अवस्थाएं होती है। एक है प्रोफेज 12, मेटाफेज 13, एनाफेज फर्स्ट एवं 4, टेलाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लेप्टोन्टीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकीनेसिस। लेप्टोटीन
लेप्टोटीन, याद करो लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती हैं। गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती हैं। जाइगोटिन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। जाइगोटिन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। क्या पढ़ा? एक तो लेप्टोटीन पढ़ा और दूसरा है जाइगोटिन। इसके बाद है अब पैकिटिन। पैकिटिन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। जो पैकिटिन है उसके अंदर प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों में के एक द्विज से अब पैकिटिन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर दो अनुपात गुणसूत्रों या क्रोमेटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार दो समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमेटिड होते हैं। कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड या एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और इस प्रकार क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए स्थान से जुड़ जाता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यानी कि कोई एक भाग टूट जाता है तो दूसरा भाग भी टूट जाता है, वहाँ पर जो क्रॉसिंग होता है उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है। इस प्रकार वितरण ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और इस प्रकार क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग एक दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनियमन का पैकिटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। जो ये नोट लिखा हुआ है वो आपको याद करना जरूरी है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। इसके बाद है डिप्लोटिन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एंजामाटा कहते हैं। काई एजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काई एजमाटा का अंत्यकरण हो जाता है। डायकिनेसिस केंद्र कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ये जो शब्द अटपटे लग रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा कि ये ज़्यादा यानी कि कठिन है, हम याद नहीं करेंगे, इसकी जगह दूसरा ये याद नहीं करें तो छोड़ेंगे, तो हर कोई ये छोड़ेगा। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। आपको हर चीज़, अगर आपको रैंक लानी है, रैंक निकालनी है, बढ़िया पोस्ट लेनी है, लेवल 6-7 की पोस्ट निकालनी है, तो आपको ये चीज़ें याद करके जाना ज़रूरी है। आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, या मेरी क्लास 2-3 बार देखो, या फिर मेरी क्लास देखने के बाद जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, उनको वापस 1-2 बार रिवाइज करो तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी आसानी से। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। अब पढ़ेंगे समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री यह
विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और अर्धसूत्री में जनन कोशिका में। समसूत्री, यह विभाजन कम समय लगाता है, यह इस विभाजन में कम समय लगता है और अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री विभाजन से इस विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्री होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती और संतति कोशिका में जनक को आनुवंशिक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण विविधता होती है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। अब हमारी कोशिका का विभाजन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो MCQ कोशिका के अंदर MCQ आए हैं उनको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे और आपको मैंने जो कोशिका पढ़ाई है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्ट करता हूँ, 5 मिनट रुकिए। इसके बाद हम इसके MCQ लगाते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब जो हम पढ़ेंगे विगत वर्षों में जो भी सवाल आए हैं ना कोशिका से जो भी विगत वर्षों में सवाल आए हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ सवाल तो आ ही रहे हैं, कोई अलग से सवाल तो नहीं आता है। अब पहला सवाल उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है। जो लाल रक्त कणिका है उनका व्यास कितना होता है वो आपको बताना है। तो वो है 7.5। जो 7.5 है हमने पढ़ा था, जो हमने लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका ये सभी पढ़ी थी, उसके अंदर पढ़ा था कि लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है 7.5। 7.5 होता है लाल रक्त कणिकाओं का व्यास। इसके बाद है आप उस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहेंगे जो एक ढीली आच्छाद प्रकार की हैं। जो मैंने ये ग्लाइकोकैलिक्स वाली चीज़ें पढ़ाई थी उसमें बताया था कि ढीली आच्छाद प्रकार की वो होती है अवतंक परत। जो अवतंक परत होती है वो एक ढीली आच्छाद प्रकार की होती है, बाकी वाली एक भी नहीं है। इसके बाद है किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण कहा जाता है। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण कहा जाता है क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या से आधा कर देता है। वो है असूत्री विभाजन। जो अर्धसूत्री विभाजन है वो किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण कहा जाता है। न्यूनीकरण अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। इसके बाद एक कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है। जो कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति है उसके लिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है, वो है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज मैंने पढ़ाया था आपको, वो एक ऐसा घटक है कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्तियाँ हैं, इसलिए उत्तरदायी प्राथमिक संरचनात्मक घटक वो है सेल्यूलोज। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है, वो सूत्रकणिका। ये देखो मैंने किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया वो भी लिखा है। जो सूत्रकणिका है वो इसका सवाल सही है, इसका सही आंसर है। ये देखो ये आया SSC CHSL 3/8/2023 सेकंड शिफ्ट में। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा प्रदान करता है, वो सूत्रकणिका। इसके बाद निम्न में से कौन सा अंग स्वयं की प्रतियां बना सकता है, यानी कि स्वयं की कॉपियां कौन सा बनाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी CHSL में आया 10/8/2023 सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद है निम्न में से कौन सा कोशिका अंग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना है, वो है राइबोसोम। ये तो हम गैस भी कर सकते हैं, राइबोसोम ये हो रहा है। ये आया अपने CGL में। जो भी बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर ये आया है कि निम्न में से कौन सा कोशिका अंग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना है, वो है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता, जीवाणु माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। क्या जीवाणु जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, ये भी CGL में आया है सवाल है। और इसके बाद है जो RRB NTPC की तैयारी करे वो मेंस के लिए देख लो,
कितना सरल सवाल आया कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। आरआरबी एनटीपीसी जो मेंस 2017-6-2022 को शिफ्ट थर्ड में आया था, वो आया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। जो रॉबर्ट हुक है उनके द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, वो है कार्क का निरीक्षण करते हुए, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए, ये गलत। एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, ये भी गलत। रक्त का निरीक्षण करते हुए, ये गलत। कार्क का निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। इसके बाद है निम्न में से किस कोशिका अंकी को कोशिका की आत्मघाती थैली माना जाता है। किस कोशिका को कोशिका की आत्मघाती थैली माना जाता है, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ये अपनाया है आरआरबी ग्रुप डी में, जो भी मैंने यानी कि कल बताया था। कल आपको मैंने आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में बताया था, नोटिस आ गया है। जिसको भी देखना है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने कल लिंक यानी कि आपको समझा दिया था, पूरा नोटिस आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। वो ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ गई है। इसका प्रश्न भी देख लो आप, आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है, वो है लाइसोसोम। एक और आ गया आरआरबी ग्रुप डी का सवाल, अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, वो एटीपी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, वो एटीपी। ये देखो सवाल तो बहुत थे, वैसे सवाल करवाने होते तो मैं सवाल बहुत करवा देता, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पढ़ाते हैं वही सवाल आते हैं। जो ये देखो मैंने ये चीज़ें पढ़ाई है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कोशिका का पूरा कंप्लीट करवाया है। इसके बाद कोई सवाल नहीं आया है, चाहे वो पादप कोशिका जंतु कोशिका में से हो, चाहे डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर का हो, चाहे जो ये चाहे डीएनए और आरएनए की संरचना से आया हो, केंद्रक से आया हो, रसदानी से आया हो, वर्णी लवक से कोई सवाल आया हो, या फिर लाइसोसोम को अभी हमने प्रश्न देखा था। लाइसोसोम का क्या देखा था, ये रहा आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है, ये रहा लाइसोसोम। अभी हमने प्रश्न देखा पीछे गोल्जी को ऐसे सवाल देखा। गोल्जी को ऐसे सवाल क्या था, एक मिनट इसके अंदर सवाल आपको बता देता हूँ। अभी इसके अंदर क्या था, इससे भी कोई सवाल था। इसके ये पूरी पढ़ोगे आप परिभाषा तो आपको पता चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया से था कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्या सवाल था, हाँ शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस, ये सवाल था। माइटोकॉन्ड्रिया से ये सवाल आया था। तो आपको ये सवाल ही देखने को मिलेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हमने हर चीज़ों को परखा है, देखा है कि कैसे कैसे सवाल आते, उसके बाद में हम वो चीज़ें लेके आए हैं। आपको ये पीवाई की बेस मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये जो भी मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ाई हो, यूकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी पढ़ाया हो, वो इससे बाहर कुछ आपके आएगा नहीं। कोशिका के बारे में पूरा पढ़ा दिया। और इससे पहले भी मैंने यानी कि कोशिका विज्ञान और कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नामों को पढ़ाया था, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को पढ़ाया, और जो जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण को पढ़ाया है, जीवधारियों का वर्गीकरण और जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांत को पढ़ाया। और इससे पहले मैंने पढ़ाया है आपको जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं पढ़ाई है, ये पूरा जीव विज्ञान की परिभाषा वगैरह सब पढ़ाया। इससे बाहर आपको सवाल कोई देखने को मिलेगा नहीं। तो मेरी ये आशा रहेगी आप सबसे कि आप हमेशा मेरे चैनल पर आप बने रहिए और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आप अपने मित्रों में सेंड कर सकते हो, क्योंकि मैं चीज़ें ऑथेंटिक लेके आता हूँ आपके लिए। मैं यानी कि फुल डे आपके काम में लगा रहता हूँ, पूरा कंटेंट खुद ही निर्माण करता हूँ, मैं किसी और को नहीं देता हूँ, क्योंकि वो गलती कर सकता है, इसलिए मैं खुद ही कंटेंट बनाता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं MCQ लेके आता हूँ, हर एग्ज़ाम के CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPO हो। आपने अभी देखा ही है, मैंने हर एग्ज़ाम के CHSL के लेके आया, CPO के लेके आया, CGL के लेके आया, MTS के लेके आया, और RRB NTPC के लेके आया, ग्रुप D के लेके आया। हर
एग्ज़ाम के MCQ लेके आया। इसमें टाइम तो लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस थोड़े से भाई के लिए एक लाइक कर सकते हो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने मित्रों में सेंड करिए। धन्यवाद। ओके बाय। और आगे बने रहिए। इसके बाद हम और एक नया टॉपिक लेके आएंगे जिसकी मैं नोटिफिकेशन कल आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपके इसके बाद आएगा। और हमेशा 7 बजे मॉर्निंग में 7 बजे आपको मेरी साइंस की क्लास देखने को मिल जाएगी, जो कि आगामी जो एग्ज़ाम है RRB NTPC चाहे MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं किसी के, वो भी रिवीजन के फॉर्म में देख सकता है। RRB NTPC की और ग्रुप D की कल वैकेंसी आ गई थी, नोटिस मैंने बता दिया पूरा विस्तार से। आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो, महादेव कोचिंग सेंटर बाड़मेर पर। और भी कुछ जानकारी हो तो मुझे फॉलो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ओके बाय, धन्यवाद, थैंक यू, टाटा।